नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के इतिहास का दूसरा क्लास है, जो कि एससीईआरटी के क्लास 6 पर आधारित है, यानी कि बिहार एससीईआरटी के क्लास 6 पर आधारित है। आप इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे है कि भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की मानव बस्तियाँ मिली, जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुधनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट उन स्थलों के उदाहरण हैं। भीमबेटका में प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए चित्र भी मिलते हैं। इन चित्रों में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के हैं। पैसारा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिलते हैं। यहाँ पे आरंभिक मानव का संबंध आपके मतलब कि आदि मानव, जहाँ से मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ उसके बारे में है कि आरंभिक मानव। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का है तो ये आपका बिहार से संबंधित है। अगला है कि औजार बनाने के तरीके और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो प्रमाण मिले, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख साल से लगभग 14,000 साल पहले तक चला। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 14,000 से 8,000 वर्ष पहले तक। इस काल में पर्यावरण में बदलाव आया और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी और बढ़ने लगी, और इसी समय लोगों के द्वारा पत्थरों के अच्छे औजार बनाए गए, जिस पर लकड़ी लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा है आपका पाषाण काल, जो कि 8,000 साल से लगभग 3,000 साल तक पहले तक चला था। अब इससे संभावित जो प्रश्न है वो है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में अधिक मिला है। तो यहाँ पे अधिक की बात कर रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, मध्य प्रदेश से। और अगला है आपका प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे। तो वो पत्थर के बने होते थे। प्रारंभिक औजार जितने भी थे मुख्यतः वह पत्थर के बने होते थे। अगला है कि आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहार के यह मुंगेर जिले में स्थित है। यह अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और अगला है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, 4, 3, 5 या 2। तो मैंने बताया पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका पाषाण काल। अब अगला है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान और इराक देश की पहाड़ी तलहटी में हुई। भारत में खेती की शुरुआत आज से 5,000 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। आगे कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, फिर भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो कुत्ता को। अगला है कि नवपाषाण काल में भी पत्थर के औजार का उपयोग होता था, परंतु यह पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार होते थे। अगला है बिहार के मुंगेर के चिरांद से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अगला है चावल, जानवर की हड्डियों के साथ कोल्डियावा, मतलब साक्ष्य यहाँ पे साथ नहीं साक्ष्य होगा। तो चावल और जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो कोल्डियावा। और कोल्डियावा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगला है आपका जानवरों के खुर के निशान मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। अगला है गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी के साक्ष्य जो है वह बुर्ज होम में मिलते हैं। और बुर्ज होम कहाँ पर है, आपका कश्मीर में है। अगला है आपका गेहूं, चना, जौ जो है चिरांद में, मतलब कि बिहार का जो चिरांद है वहाँ से भी गेहूं, चना और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि बिहार का कौन सा स्थल है जहाँ पर गेहूं, चना और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। अगला है काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो आपका पय्यमपल्ली। और पय्यमपल्ली कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, बकरी के साथ साथ चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला है कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, आयताकार एवं चौकोर घर के साक्ष्य मिले हैं। और तथा मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आगे है कि चिरांद, जो कि बिहार के छपरा जिले में स्थित है, एक पूरा स्थल है। और यहाँ से बड़ी संख्या में पत्थरों के औजार, हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के थे। और गेहूं, धान, मसूर के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये बिहार वाली जो जानकारी है इसको आप इम्पोर्टेंट करते जाइएगा।
अब इससे जो संभावित प्रश्न है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया, तो जैसे मैंने बताया कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अगला है कि गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गेहूं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिलता है, तो कोल्डियावा जो कि उत्तर प्रदेश में है, चावल का वहाँ से प्रमाण मिलता है। आगे है आपका कि धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। धातु युग आपसे पूछे कि धातु युग का आरंभ कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। अगला है कि कुछ पुरातत्व स्थल जैसे सिंध में कोटदीजी और अमरी, और उत्तर पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर, और राजस्थान में कालीबंगा है। तो ये पूछा जा सकता है कि कोटदीजी कहाँ पर है या कालीबंगा कहाँ पर है। अगला है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था, तांबा था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। जो कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा है। इराक की जो प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया है। चीन की जो प्राचीन सभ्यता है वो सॉन्ग है। और मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है वो नील नदी के किनारे स्थित थी, इसीलिए उसे नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मिस्र में कौन सी सभ्यता थी, चीन में कौन सी सभ्यता थी, और इराक में कौन सी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि भारत में जो हड़प्पा कालीन या स्थलों की खोज की गई थी उसमें सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ की भारत में सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जो कि रावी नदी, इंपॉर्टेंट है नदी भी, कि हड़प्पा जो शहर था किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और सबसे पहला स्थल खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और उसके बाद एक एक करके लगभग 2800 स्थलों की खोज की गई। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला है कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल ने 1961 में की, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। अगला है धौलावीरा की खोज 1989-90 में R.S. बिष्ट ने की थी। चौमुदड़ों की खोज जो है गोपाल मजुमदार ने 1931 में की, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ पर मिला था, तो मोहनजोदड़ो मिला था। और अन्नागार कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है। अगला है कि कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। और अगला है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति से शुरू हुई, जो आज भी जारी है, और भारत में लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। आगे के हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, चना, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ की चर्चा मिलती है, और मेलुआ जो है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेलुआ किसे का नाम है, तो सिंधु का प्राचीन नाम है या हड़प्पा संस्कृति का प्राचीन नाम है, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुआ के नाम से कहते थे। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, और उसमें मातृ देवी का खूब प्रचलन था, तथा पुरुष देवता में पशुपति महादेव की पूजा सबसे अधिक मात्रा में की जाती थी। आगे के हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते थे। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा एक शहर था। अगला है लोथल गुजरात के अहमदनगर के समीप स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है, और यह एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है कि रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वस्त ने 1931 से 53 के बीच में की थी, और रंगपुर किस नदी किनारे स्थित था, तो मादर नदी के तट पर स्थित था। आगे लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा, और इसके अंत का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कारण बताए जाते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों का निरंतरता से आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति में ही बनी रही, जैसे कि मध्य प्रदेश में इस संस्कृति मालवा संस्कृति जो आज भी विराजमान है, महाराष्ट्र में इनाम गांव, राजस्थान में आहार संस्कृति, ये सब हड़प्पा कालीन संस्कृति की देन है। अब इससे संभावित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, तो हस्तिनापुर जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। अगला है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं, तो लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था वह ग्रामीण नहीं था, बाकी सभी था। मतलब मेसोपोटामिया ये लोग व्यापार करते थे, शहरी जीवन था, और व्यापार जो होता है वो सुनियोजित नगर निर्माण, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित थीं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो मैंने बताया कि आपका दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुई थी। और महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है महान स्नानागार। अब आगे की वेदों की संख्या 4 है, आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, जिसको को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य कहा जाता है और दूसरे को उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही ऋग्वेद को रखा जाता है और इसी में पुरुष सूक्त का भी जिक्र किया गया है। और उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेदों को, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को रखा जाता है और इसी के अंतर्गत ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद भी आते हैं। आगे की ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। अब यहाँ पे शॉर्ट में वेदों की संख्या कुल 4 है, ब्राह्मणों की संख्या 9 है, अरण्य की संख्या 6 है, उपनिषदों की संख्या जो थी वह 13 थी, लेकिन प्रारंभ में और बाद में कुल उपनिषदों की संख्या कुल कितनी होगी, 108 होगी। आगे की वेदों की जो भाषा थी वह प्राक संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो वेदों की भाषा जो है वैदिक संस्कृति में है और संस्कृत जो है वह भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। आगे की ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश बताया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश जो आज का पंजाब से सटा हुए क्षेत्र हैं। आगे के ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था को विदत कहा जाता था, जो बाद में सभा और समिति के नाम से जाने लगा और इन सभा और समितियों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेती थीं। आगे के ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था और यह धीरे धीरे आगे चल के उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, पशुपालन के स्थान पर खेती हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इनका कोई अस्थायी निवास नहीं हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका एक अस्थायी निवास हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि लौह युग का आरंभ कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। आगे है कि ऋग वैदिक काल में राजा को बलि जो होता था वह स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार या नजराना था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों का विकास हुआ, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हुए कब जुड़ा, उत्तर वैदिक काल में। इसी में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी इसी काल में जुड़े। अब इससे कुछ संभावित प्रश्न है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। अगला है आपका कि ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक काल का व्यवसाय क्या था, पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव जो है वह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का से बिलोंग करता है। अगला है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। तो मैंने बताया कि पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद में स्थित है। अगला है कि बौद्ध एवं जैन धर्म जो है, मतलब कि बौद्ध और जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनसे ही हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजनपद काल में राजा को किसानों से उपज का 6वां भाग कर के रूप में लेता था। मतलब कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि महाजनपद काल में राजा जो है किसानों से उपज का कितना भाग कर के रूप में लेता था, तो 1/6 भाग, ठीक है, कर के रूप में लेता था। अगला है कि मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना और मगध प्रमंडल तक था। मगध की जो 2 राजधानियाँ थीं, प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगीर थी, बाद में, ठीक है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी होने लगी। तो 2 राजधानियों का जिक्र आता है, एक है राजगीर और दूसरा क्या है, पाटलिपुत्र। मुख्यतः अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी क्या थी, वह राजगीर थी। बाद में उदयन ने राजधानी क्या बनाया, अपना पाटलिपुत्र बनाया। तो यहाँ पर है कि मगध का प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक था वो बिंबिसार था और बिंबिसार का ही पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। हालांकि वह भारत पर आक्रमण पूर्ण रूप से नहीं कर पाया था, उसके सैनिक लौटने के लिए भी वश हो गए थे क्योंकि वह काफ़ी थक चुके थे। आगे कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। आगे है कि मगध के निकट वज्जी संघ की राजधानी क्या है, वैशाली है। वज्जी क्या है, 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। अब इससे संभावित प्रश्न है कि महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो महाजनपदों का जो विवरण प्राप्त होता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है। अगला है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो अंग महाजनपद जो है वह बिहार में स्थित है। अगला है राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था किसानों से। तो 6वां भाग प्राप्त करता था। अगला क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी। तो अजातशत्रु की राजधानी क्या थी, राजगीर थी। और उदयन ने, ठीक है, उदयन ने राजधानी बदल के क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। तो ये हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ राज्य है। तो जो 16 महाजनपद आप पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, तो वहाँ पे 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के थे। कुछ महाजनपदों में राजतंत्र था, राजतंत्र के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं। और कुछ महाजनपदों में क्या था, गणतंत्र था। जैसे आपने भारत के बारे में सुना होगा कि भारत क्या है, गणतंत्र है। तो यहाँ पे गणतंत्र के बारे में बात कर रहा है। तो जो गणतंत्र था वह कौन था, लिच्छवी था गणतंत्र। और यहाँ पे बेसिक तौर पे राजतंत्र चलता था कि राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा को जो होगा वंशानुगत होगा। और लिच्छवी, वैशाली, ये सब ऐसे जगह थे जहाँ पर गणतंत्र मतलब राजा का चुनाव होता था।
आगे की उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे जिनका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। बेसिक तौर पे जब उत्तर वैदिक काल में ठीक है कर्मकांड बढ़ने लगे तो उसके बाद उपनिषदों का ठीक है बेसिक तौर पे संकलन करना शुरू हुआ है कि इस प्रकार के कर्मकांड लोगों के दिमाग से या लोगों के द्वारा जो किए जा रहे हैं जिससे बेसिक तौर पे आम समाज पर जिसका कुप्रभाव पड़ रहा है उसको दूर किया जाए। तो उसको दूर करने के लिए उपनिषदों की रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास किया जाना शुरू किया गया और उपनिषदों का अर्थ क्या होता था, गुरु के समीप बैठना। अब इसी के बाद मतलब जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आए उन कर्मकांडों को दूर करने के लिए बेसिक तौर पे दो ठीक है उसी दौरान धर्मों का प्रचलन काफ़ी जोरों पे था। एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, क्योंकि आपने पता है कि जब इनकी माता जो थी ठीक है महामाया ठीक है प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी अवस्था के दौरान जब ये अपने मायके को जा रही थी उसी दौरान लुम्बिनी वन में ठीक है प्रसव पीड़ा होता है और उसी लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे लुम्बिनी वन में ठीक है जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और माता का नाम क्या था, महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह जो हुआ यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। अब यहाँ पे कि प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने 4 अलग अलग घटनाओं को देखा। पहली घटना थी रोगी को देखें और दूसरी घटना की थी बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा और तीसरा क्या था मृतक एवं अर्थी और चौथा देखा उन्होंने सन्यासी। इनके बारे में आपने कहानी सुना होगा कि कैसे कैसे उनका मन विचलित होता है और उसके बाद वो सन्यासी बन जाते हैं। आगे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाएं और उनके शिष्य कौन कहलाएं, बौद्ध कहलाएं। उनके जो बाद में शिष्य बने उनको बौद्ध कहा जाने लगा और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाएं। आगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। अब बेसिक तौर पे स्तूप के बारे में आपको मैं बता दूं कि बेसिक तौर पे हमारे हिंदू धर्म या जैन धर्म बौद्ध धर्म में होता क्या है कि या तो व्यक्ति को जला दिया जाता है या तो व्यक्ति को दफना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप हमें जलाकर उसकी राखों को प्रभावित मत करिएगा। उनकी राखों को उन्होंने एक स्थान पर रखवाया जो कि बेसिक तौर पे नेपाल में था। लेकिन उसके बाद जो उनके चाहने वाले थे उनके चाहने वालों ने उनके अस्थियों की राखों को लेकर अलग अलग जगह उन्होंने क्या किया, स्तूप बनवाया। जहाँ जहाँ पर स्तूप आप देख जैसे सांची का स्तूप वहाँ पर क्या है कि महात्मा बुद्ध के अस्थियों के राख हैं। सारनाथ में जो स्तूप है वहाँ पर भी क्या है, महात्मा बुद्ध के अस्थियों के राख हैं। तो वही है स्तूप की बेसिक तौर पर उनकी याद में बनाया गया कि वहाँ पर उनके अस्थियों के राख हैं। आगे कि 80 वर्ष की आयु में 883 ईसा पूर्व कुशीनगर जो कि वर्तमान समय में गोरखपुर के समीप है और नेपाल से सटा हुआ है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और मगध के राजा बिंबिसार महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है। आगे आपका कि भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शरीर पर अवशेषों पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि सारनाथ का स्तूप, नालंदा का स्तूप और सांची का स्तूप। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को पाली भाषा में दिए। पाली भाषा इसलिए क्योंकि उस समय बेसिक तौर पे जो ज्ञान की बातें की जाती थी संस्कृत में की जाती थी और संस्कृत सभी लोग को समझ में नहीं आता था। तो इन्होंने आसान भाषा का प्रयोग किया और उस समय ज़्यादातर लोग जो बोलते थे वो पाली भाषा बोलते थे। तो इसलिए इन्होंने अपनी भाषा में पाली भाषा का प्रयोग किया। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 सिद्धांतों का हमेशा याद रखना चाहिए जिसके कारण वो खुश रहे। पहला कि दुख, मतलब कि दुख क्या है, उसके बाद दुख का कारण क्या है और उसके बाद दुख का निरोध क्या हो सकता है और उसके बाद दुख निरोधक मार्ग क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 सिद्धांत जिसे अष्टांगिक सिद्धांत कहते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र और सम्यक समाधि। देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है और जैन धर्म में त्रिरत्न मार्ग है। तो इन दोनों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। अब यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार कहा जाता है बेसिक तौर पे, इसीलिए ज़्यादातर बौद्ध बिहार बने थे। कहाँ पर, बिहार राज्य में। तो बेसिक तौर पे कहा जाता है कि बिहार के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। आगे के जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होने की बातें कही जाती हैं और तीर्थंकरों के क्रम में 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे और जो कि काशी के अश्वसेन जो राजा थे उनके पुत्र थे। आगे की जैन धर्म जो है, जैन शब्द जो है वह जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। और किनको जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, जो अपने इंद्रियों को जीत ले या अपने इंद्रियों पर वश कर ले। अगला है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वह वर्धमान था और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और तथा माता जो थी वह त्रिशला थी जो कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी।
महावीर स्वामी का जो विवाह है वह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और 30 वर्ष के उपरांत उन्होंने घर त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के दौरान उन्हें कैवल्य, जिन्हें हम कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाएं, महावीर कहलाएं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह महावीर कहलाएं, क्योंकि इनका मूल नाम क्या था, वर्धमान था, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको महावीर कहा जाने लगा। इनकी मृत्यु जो है वह 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गई और यहीं पर जल मंदिर है। काफ़ी बार पूछा गया है कि जल मंदिर कहाँ पर है, पावापुरी में, क्योंकि यहीं पर इनकी समाधि है। अगला है कि जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान था। ठीक है, कि हमें किसी पे अहिंसा नहीं करना है, इसलिए आप बेसिक तौर पे जैन भिक्षुओं को देखोगे तो वह छोटे से छोटे जीवों को, ठीक है, मारने से बचते हैं। इसलिए वो लोग अपने मुंह, नाक, सभी चीज़ को बंद करके चलते हैं, कहीं छोटे भी जीव की हमसे हत्या ना हो जाए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। इनका भी वही था जो बुद्ध का था कि हम आसान से आसान भाषाओं में लोगों को अपने उपदेशों को दें। अगला है, महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता को बताया। अब यहाँ की महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 3 मार्ग बताए। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से की जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है त्रिरत्न किस धर्म में है, तो जैन धर्म में, और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में है, तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है। अब इससे संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। अगला है कि महावीर स्वामी ने कब मृत्यु प्राप्त की, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी वह 468 ईसा पूर्व हुई थी। और अगला है आपका कि जल मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल मंदिर जो है वह पावापुरी में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यह दूसरा क्लास है और जल्द ही आपका 6, 7 और 8 के क्लास को समाप्त किया जाएगा, इतिहास को, और जैसे ही इतिहास समाप्त होगा उसके बाद भूगोल, और उसके बाद हम लोग साइंस की चीज़ों को फिर से शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।